हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर जो सवाल उठते हैं उनका वो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़ सके इसके लिए वो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से दुर्गेश भटनागर जी मौजूद हैं जो वीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है भटनागर जी। थैंक यू वेरी मच जी चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। थैंक यू ललित जी। जी शुरुआत करते हैं चर्चा की और थोड़ा शुरुआत में अपने बारे में कुछ बताइए, थोड़ा कोचिंग के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली सर मेरे को पढ़ाते हुए तो 25 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट। 25 साल से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहा है वीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट और सैकड़ों स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर इंजीनियर्स हो चुके हैं अभी तक तो। और हमारे दो सेंटर हैं, 78 स्कीम नंबर 78 इंदौर में और एक नंदानगर 7 इंदौर में है हमारा सेंटर। और बहुत अच्छे से दोनों रन हो रहे हैं और आज तो हम लोग अपना यूएस इंटरनेशनल स्कूल के नाम से स्कूल भी रन कर रहे हैं जी। तो वो भी वहीं नंदानगर में है यूएस इंटरनेशनल स्कूल। तो काफ़ी अच्छा कामकाज चल रहा है, बच्चों का सपोर्ट मिलता है और काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं इंदौर में शिक्षा के क्षेत्र में। जी भटनागर जी, आपने शिक्षा को ही एक करियर क्यों चुना? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने एमएससी किया है, एमबीए तक किया है, तो मैनेजमेंट को छोड़कर आप शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आए? इसके पीछे कोई खास वजह, हॉबी थी या फिर कोई पैशन था या मिशन था? एमबीए बहुत बाद में हुआ जी। हाँ, एमबीए तो बहुत बाद में हुआ मेरा। पहले तो मैथमेटिक्स और एमएससी और ये सारी चीज़ें रही जो जनरली सभी लोग करते हैं ग्रेजुएशन वगैरह। पर मेरा पढ़ाने का शुरू से था क्योंकि घर परिवार में सभी पढ़ाने की फील्ड में ही थे जी। तो यही सबसे अच्छा लग रहा था और मदर पढ़ाते थे तो मदर के साथ देख देख के वही चीज़ें लगी तो आगे पढ़ाने को ही अपना कैरियर की तरफ, हॉबी को कैरियर में कन्वर्ट करा मैंने। और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को भी यही बोलता हूँ, हॉबी को आप अपने कैरियर में कन्वर्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि आपकी हॉबी भी थी, उसको आपने करियर में कन्वर्ट भी किया और अब मुझे लगता है ये एक मिशन भी हो गया आपका कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ के निकले, उनका भविष्य धीरे धीरे समय के साथ। चलिए सर, अब थोड़ी काम शुरू करते तक तो इतना नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जो होता है फिर एक मिशन में कन्वर्ट होता चला जाता है। समय के साथ मैच्योरिटी आ जाती है क्योंकि उस समय तो हम बहुत यंग थे तो एक अलग तरीके का चाम था काम करने का। टीचर कहते थे बच्चे तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि अपने साथ बहुत सारे बच्चों का करियर है। मैंने मेरा करियर तो चूज़ कर लिया एज अ टीचर, लेकिन मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो टीचर बनने नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड्स के लिए अपना करियर बनाने के लिए आते हैं। तो उनको बहुत अच्छी शिक्षा देना मेरा जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य बनता है, जिसका निर्वाह कोशिश कर रहा हूँ 25 सालों से अच्छी तरीके से करने का। तो आज 25 सालों बाद आप कैसे महसूस करते हैं जब आपके कई स्टूडेंट डॉक्टर्स बन गए होंगे, इंजीनियर्स बन गए होंगे, वो आपके पास आते होंगे, वो सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि ये जो क्षेत्र आपने चुना ये बेहतर है आपके लिए? बहुत बढ़िया लगता है। 25 साल का सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ सर मैं। आज मेरी उम्र एज ए टीचर 25 साल ही है सिर्फ जी। तो मैं तो अभी यंग टीचर हूँ, अभी तो कई सालों तक और काम करूँगा। तो एज ए टीचर तो बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स मिलते हैं और आज भी बोलते हैं सर 25 साल बाद भी आप वैसे ही दिख रहे हो। तो बोलता हूँ कि 16 से 24 के बीच के बच्चों के बीच काम करता हूँ तो वैसे ही बना रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो आज मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इस काम को करने में। और अब तो बहुत ज़्यादा मजा आने लगा है क्योंकि ये वही वाली चीज़ है, 25 साल भी आज ऐसा लगता है कि मैथ्स में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ सीखा ही नहीं है। हर साल मैथ्स कुछ नया ही सिखा रहा है। हर बच्चा जब आता है तो वो एक अलग माइंड सेट के साथ आता है तो उस पर प्रैक्टिकल करने में मज़ा आता है कि भाई वो उसको कैसे सिखाना है, उसको कैसे पढ़ाना है। कुछ बच्चे क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते हैं तो उन तक कैसे अप्रोच करना है, उनके मन में कैसे क्वेश्चंस की जिज्ञासा जगाना है। तो अब तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब एक्चुअल मज़ा तो अब आ रहा है पढ़ाने का। शुरुआती दौर तो जो एक स्ट्रगल का रहा, खुद के सीखने का, बच्चों को सिखाने का, स्टेबिलिटी का, वो सारा एक दौर था। आज तो भगवान के आशीर्वाद से स्टेबल हो चुके हैं तो अब तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा मज़ा आता है बच्चों के लिए काम करने में। तो बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ जो कहा उसी बहुत अच्छा दौर है मेरे पढ़ाने का जी। उसी आधार पर मुझे लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर टीचर अपने बच्चों के साथ उतने उस तरह से कनेक्ट कर पाए तो बच्चे उनसे सवाल भी पूछ पाते हैं और वो टीचर से समझ भी पाते हैं। तो आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप उनके एज के बराबर जाकर उनसे एक कनेक्शन स्थापित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी जो चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे भी वो चीज़ों पे बात करना पसंद करते हैं वो सबका अपडेट अपने पास रखता हूँ। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जहाँ भी जैसा भी उनको जिस चीज़ का सबसे अच्छा
लगता है उस चीज़ पे मैं मेरी क्लास में रेगुलरली बातचीत करता हूँ, उनके कैरियर से पे बात करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताता हूँ, अलग अलग जो सक्सेसफुल पर्सन है उनकी स्टोरीज बताता हूँ, साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में कैसे डेवलप हुआ, तो मैंने साइंटिस्टों को पढ़ा तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो पहले इंटरेस्ट डेवलप करना भी जरूरी है, तो वो इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है बच्चों का। जब बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं तब फिर उनको मतलब वो इस तरीके से कि बच्चे की उंगली पकड़ के उसको कुछ दूर तक उसके अनुसार चलो, फिर उसके बाद उसको अपने पाथ पर चलाओ, ये ज़्यादा जरूरी है। और मैं यही करता हूँ, पहले मैं उनके अनुसार चलता हूँ, बाद में उनको अपने अनुसार चलाता हूँ। बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे लगता है कि ये तमाम टीचर्स को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, उन तक पहुंचा कैसे जाए, अपनी बातों को कैसे पहुंचाया जाए। चलिए अब थोड़ा कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। भटनागर जी, आपकी कोचिंग में जैसे कि आपका साइंस एक बड़ा मुख्य सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ कितनी रहती है बच्चों की? सर एक्चुअली मैंने मैथ्स और बायोलॉजी को ही फोकस करा जी। मेरा सीधा कहना था कि मेरे यहाँ साइंस के लिए हम पढ़ाते हैं क्योंकि हम साइंस के मास्टर हैं, तो हम साइंस को ही वो करेंगे। हम लोगों ने कोई प्रोफेशनली इसको वैसा मनी अर्निंग करने वाला सोर्स बनाने की कोशिश नहीं करी। इसलिए मेरे वहाँ पर 25 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस और बायो को ही, मतलब मैथ्स और बायो को ही साथ ही डील करा। और 200 स्टूडेंट्स अराउंड हम लोग रखते हैं क्योंकि हमारा बिलीव जो है वो क्वालिटी में है, नॉट इन क्वांटिटी। तो क्वालिटी अच्छी होना चाहिए और इतने ही स्टूडेंट्स को हम पढ़ा सकते हैं सब, क्योंकि इतने बच्चों को पढ़ाना मतलब सिलेबस सिखाना होता है। एक्चुअली क्या होता है, जनरली लोग बोलते हैं कि हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, हमारा ये हो गया वो। मैं इसको ये नहीं मानता। मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिखा दिया, फिजिक्स सिखा दिया, केमिस्ट्री सिखा दिया, तो फिर उस बच्चे को लाइफ लॉन्ग कभी किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको कॉन्सेप्चुअली उसको सब्जेक्ट सिखा दिया जाए। तो हमारा मेन फोकस जो मेरे वहाँ होता है वो यही चीज़ होता है कि कॉन्सेप्चुअली बच्चे को सब्जेक्ट सिखा दिया जाए। कितना समय लगता है ये मैटर नहीं करता है, समय तो लगेगा क्योंकि आप तो मास्टर हैं, लेकिन बच्चा पहली बार सीख रहा है तो आपको बार बार उसको सिखाना पड़ेगा, तो समय तो लगेगा। तो समय 10 से 11 महीने का जो समय मिलता है उसमें कम से कम 2 बार में आप आराम से कोर्स को अच्छे से समझाते हुए रिवाइज कर सकते हैं और बच्चा अच्छे से सीख जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सर अक्सर जो है पेरेंट्स ये समझते हैं कि स्कूल का कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ, सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो कोचिंग का भी वो कोर्स और सिलेबस कंप्लीट किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ पाए। लेकिन मुझे लगता है कि आप सिलेबस के बजाय फंडा जो है उनका क्लियर करना चाहते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टडी, फंडामेंटल स्टडी पे फोकस होता है। जब तक वो क्लियर नहीं होगी, मतलब बच्चा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएगा ना। उसको अपन बैसाखियों पे क्यों रखें हमेशा, उसको उसके पैरों पे दौड़ना सिखाएं। तो उससे अच्छा है कि उसको सब्जेक्ट अच्छी तरीके से सिखा दिया जाए। कोई सब चैप्टर बनाए तो क्यों बनाए, कोई फार्मूले का फॉर्मेशन, तो वो सारी चीज़ें अपन उसको सिखा सकते हैं तो सिखा दें, तो वो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। रेगुलर नए कुछ क्वेश्चंस, बुक से अलग हटकर क्वेश्चंस अपन लेके जाएं। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथ्स तो मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बर्थ से लेकर डेथ तक मैथ्स ही मैथ्स है, तो बच्चों को हर जगह मैथ्स दिखाया जाए तो वो देखेगा। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर कोई इसमें इंटरेस्ट लेके काम करे तो वो पागल भी हो सकता है, दीवाना भी हो सकता है, इतने हद तक जा सकता है इन सब्जेक्ट के साथ। मैं मेरे मैथ्स के साथ बहुत इंजॉय करता हूँ। तो क्या इसके लिए कोई खास टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं? कई बार हमने देखा केमिस्ट्री में बच्चे बोर होने लग जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि एक ही एक जैसी चीज़ है, रिपीटेटिंग चीज़ है। इक्वेशंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस होते हैं, कई बहुत तमाम चीज़ें हैं। तो कोई खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चों को वो इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सीधा सा फंडा है कि केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर बच्चा 12th में आया है तो भी आप उसको स्टार्टिंग से केमिस्ट्री पढ़ाओ, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ों से करवाते हुए आगे बढ़ाओ। मतलब बेसिक उसको 0 की स्टेप से ही शुरू करो। अगर क्या हुआ वो 12th में आया और आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको वर्डन लगेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं पीछे की चीज़ें कैसे हुई है। तो आपको अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसे 10th में हाइड्रोकार्बन फर्स्ट टाइम आता है वहीं से शुरू करें और उसको सारी चीज़ें वहीं से समझाएं। कार्बन वाई कार्बन कॉल्ड इज यूनिक एलिमेंट, तो वहीं से शुरू करें और वहीं से उसको चीज़ें सारी समझाएं, उसकी बैलेंसी के बारे में बताएं कि भैया उसकी 4 बैलेंसी है। तो सारी चीज़ें जब आप इंटरेस्टिंग तरीके से उसको इनिशियल स्टेज से पढ़ाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा। केमिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो सिलेबस कम है और दूसरा मार्किंग उससे बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब मार्क्स अच्छे गेन किए जा सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट को बेटर करने के लिए केमिस्ट्री इज द बेस्ट सब्जेक्ट। जी अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है जैसे मैथ्स तो समझने वाला सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा याद करोगे उतना आपको बेहतर होगा। तो ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट है। कुछ लोग मैथ्स बहुत अच्छा करते हैं, कुछ केमिस्ट्री और कुछ फिजिक्स। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल किस तरह से आप मतलब उनको वो डायरेक्शन करते हैं बच्चों को?
ये फिनोमिना समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो है वो समझने का सब्जेक्ट है। अब केमिस्ट्री जो है वो लोगों ने बोल दिया कि याद करने का सब्जेक्ट है, जबकि मैं बोलता हूँ याद करने का नहीं, वो भी समझने का ही और प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। अच्छा। समस्या वहीं आ जाती है मैथ्स वाले बच्चों के साथ। बायो वाला बच्चा केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा कर लेता है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो मैथमेटिक्स के तरीके से फिजिक्स को नहीं समझता है, क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर फिजिक्स अच्छा करना है तो मैथ्स अच्छा होना चाहिए, लेकिन बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं होता है इसलिए फिजिक्स वीक पड़ जाता है, तो बायोलॉजी वाले वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बायोलॉजी वालों के साथ, और मैथ्स वालों के साथ केमिस्ट्री प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो मैथ्स को प्रैक्टिकली ले लेते हैं, फिजिक्स समझने के बेस पे ले लेते हैं, और केमिस्ट्री को ये नहीं समझ पाते कि जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स में कर रहे हैं उतनी ही प्रैक्टिस आप केमिस्ट्री के साथ भी करें। अगर उतनी टाइम उतनी प्रैक्टिस आप केमिस्ट्री के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। वो मतलब ये जो बच्चों के बीच एक शगुफा है, मैं खुद भी बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चे, हमारे टाइम से भी बोला जाता था कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, दिन में पढ़ी और रात में सफ़ा, या रात में पढ़ी तो दिन में सफ़ा। तो ऐसा नहीं, अगर आप उसे रटेंगे तो फिर डेफिनेटली वो तो सफ़ा हो ही जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। जो मैंने चीज़ें बताई कि अगर आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको रीज़न पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर आप भूलेंगे भी नहीं। अच्छा, स्टूडेंट्स का भी एक अपना स्तर होता है, कोई बहुत मतलब डेवलप होती है, कह सकते हैं कि इतने होशियार होते हैं कि उनको कुछ भी पढ़ाया जाए वो तुरंत उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रास्प करते हैं, उनका ग्रास्पिंग लेवल बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई स्टूडेंट हमने देखा है कि वीक रहते हैं, वो स्कूल में ढंग से पढ़ नहीं पाते, इसलिए कोचिंग की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म आपके पास है, उन पर ज़्यादा अटेंशन आप देते हैं, किस तरह से आप उनके लिए व्यवस्था करते हैं? बिल्कुल सर, ललित जी आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक स्टूडेंट मेरे से बहुत क्वेश्चंस कर रहा है और बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन कर रहे हैं आप मेरे से। यहाँ पर आपने मेरे से जैसे एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात करी, तो वो भी, उसमें भी एक चीज़ होती है कि जो बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है उसको आप सबसे आगे वाली बेंच पर ला के बिठा लो और उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ और उसको बोल दो कि पहला एश्योरेंस उसको ये दे दो कि बेटा आप बता दो आपको कितने नंबर उस सब्जेक्ट में चाहिए एग्जाम के अंदर, आपकी बोर्ड एग्जाम में या लोकल एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसमें आपको कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो उससे पूछ लो और उससे बोलो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख दे और ये 100% आने वाले हैं और ये मैं दिलवा के रहूंगा और आप मेहनत करोगे और आप ही लाओगे। जब ये एश्योरिटी टीचर दे देता है ना, टीचर का कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर झलकता है जी। तो आप वो एश्योरिटी उसको दे दो कि ये तो नंबर आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए, बस मेरी सुन लेना। और मैं ये नहीं बोलता हूँ घर जाके पढ़ाई करना, मैं तो बोलता हूँ यहाँ अटेंटिव रहना, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सुनना और अच्छे से सुनना, और 2-4-5 दिन 10 दिन में अगर मन लगने लग जाए तो थोड़ा समय फिर घर पे भी देने लगना, और घर पे मन नहीं लग रहा हो तो फिर भी मेरे को बताना। तो उसके साथ आपको ऑल टाइम इंटरेक्ट रहना पड़ेगा, कनेक्ट रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगी। इसलिए मैं मेरे मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर ना बोल के बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर बोलता हूँ, वो एनी टाइम मेरे को लगा सकते हैं, तो बराबर से उनके सारी चीज़ों के लिए क्लियर करता हूँ। ये स्तर आप कैसे जांचते हैं? मतलब समय समय पर उनके का टेस्ट लेते हैं, किस तरह से आपको पता चलता रहता है कि पढ़ाई का स्तर कितना बढ़ रहा है, कौन वीक है, कौन ठीक है इस पढ़ाई में, कितना ज़्यादा ध्यान देना है आपको? सर इसमें तो क्या होता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप, मतलब टेस्ट से क्या होता है, मैंने हमेशा बोला कि एक एग्जाम कभी भी किसी बच्चे का कैलकुलेशन नहीं कर सकती। बराबर। उस दिन उसने कुछ 4 घंटे पहले पढ़ाई करी और उसने 15 क्वेश्चन याद करे और उसमें से 10 क्वेश्चन एग्जाम में बैठ गए, वो बच्चा टॉप कर गया। किसी बच्चे ने साल भर पढ़ाई करी और उसके वो क्वेश्चंस नहीं बैठे, तो एक एग्जाम टेस्ट ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसी भी बच्चे के मेंटल लेवल को। ये तो आपको मतलब वर्बली सामने उसे खड़ा करके कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। मेंटल और आईक्यू लेवल का एक टेस्ट होता है, वो व्यक्ति अपने ही एनालिसिस से समझ सकता है। मतलब एक टीचर को वो एनालिसिस आ जाता है, मतलब वो जनरली ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है एक टीचर के अंदर। तो कुछ क्वेश्चंस हम उससे करते हैं नॉर्मल से, उन क्वेश्चंस के जवाब वो कैसे अप्रोच कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप प्लस माइनस प्लस ही बोल दो किसी बच्चे को तो वो फिंगर पे शुरू हो जाएगा, कुछ अलग तरीके से माइंड में करेगा, तो आपको उससे पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके सॉल्यूशन के अप्रोच से, इससे उसका लेवल पता चल जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका माइंड किस लेवल पर है और आपको कितना वर्क उसके ऊपर करना पड़ेगा और किस तरीके से आप करेंगे, वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और अब तो 25 साल हो गए तो बड़ा इजी है, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कितना कर पाएगा और हमें इसके साथ क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार तो सर ये भी होता है कि बच्चे पढ़ने में तो होशियार रहते हैं, उनको पढ़ना भी रहता है, लेकिन घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। कहीं माँ बाप जो है, यानी कि हम कहें कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, बहुत समय भी देते हैं लेकिन दबाव भी डालते हैं कि उनको पढ़ना है। कई जगह हमने देखा कि पेरेंट्स के पास समय ही नहीं होता बच्चों से इंटरेक्ट करने का। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे आपके पास आते हैं, क्या उनसे आप चर्चा करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, या फिर पेरेंट को भी बुलाते हैं, उनसे भी काउंसलिंग करते हैं? हाँ, मैं इसमें सारी चीज़ें करता हूँ।
मतलब बच्चे से समझ लेता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि एक बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का था, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था उसका, एडिशनल सब्जेक्ट में वो मेरे पास आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। पहले मैंने बच्चे से बात करी, फिर उसके फादर से बात करी, दोनों के बीच कम्युनिकेट करवाया। बच्चा अच्छा पढ़ सकता था, मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी। उसका मैथ्स में ब्रेन बहुत अच्छा था, मतलब मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बच्चे जैसा ब्रेन एक कॉमर्स प्लस मैथ्स वाले बंदे का था, तो वो अच्छे से कर सकता था। कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब था। उसके बारे में मैंने उससे रेगुलर बात करी। उसको बोला एनी टाइम मेरे को मैसेज करो, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो बराबर से उससे बात। और जनरली ना प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना हर किसी के किस्मत में कुछ ना कुछ बनना तो लिखा है, वो बनेगा। डेस्टिनी उसको उसके मतलब वहाँ तक तो पहुँचा के छोड़ेगी ही छोड़ेगी, डेस्टिनेशन तक। तो ये मेरे को नहीं लगता कि किसी को प्रेशर डालना चाहिए, पेरेंट्स को भी नहीं और टीचर्स को भी नहीं। बच्चे के मतलब उसको फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो आए और आपसे फ्रीली हर तरीके की बातें वो कर सके और आपसे पूछ सके कि मैं ये करियर में जाना चाहता हूँ, मैं ये करियर में। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा क्या है कि फैसिनेटेड है, मतलब मॉडलिंग, वो इजी करियर ज्वाइन करना चाहती है, तो उनको उसकी प्योरिटी बताना पड़ती है कि भाई आज तो ये सही लग रहा है करियर, लेकिन आने वाले 40 साल तक क्या आप इससे अर्निंग कर पाओगे और क्या आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड इससे चला पाओगे, मतलब मैच कर पाओगे, बना के रख पाओगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन का एक जो है वो दौर चल रहा है, तो वहाँ तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज आपको लग रहा है कि मैं इससे करियर बना लूंगा, लेकिन कल आपके ये करियर में जो चेंजेस आएंगे क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, उसके साथ वर्क कर पाओगे। ये सब चीज़ें डीलिंग करना, तो पेरेंट्स के साथ भी बात करता हूँ, बच्चे के साथ भी बात करता हूँ, और बच्चे जब आते हैं तो उनको करियर के बारे में बहुत सारे ऑप्शंस बताता हूँ मैं, और उसके लिए मैं खुद को भी अपडेट रखता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप करियर के ऐसे सॉल्यूशन भी बताते हैं, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता और किसी करियर में जाना चाहता है तो वो भी आप मार्गदर्शन करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो नए कोचिंग क्लासेस है, कई ऐसे हैं जो टेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छे क्रीम बच्चे छांटते हैं ताकि वो उनका रिजल्ट बेहतर हो सके, लेकिन उन कमज़ोर बच्चों का क्या है जिनको वाकई पढ़ने की ज़रूरत है कोचिंग की, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली आपके यहाँ आते होंगे, और क्या आप उनकी आप टेस्ट लेके बेहतर बच्चे छांटते हैं या उन बच्चों को भी प्राथमिकता देते हैं? नहीं, मेरे यहाँ तो सारा बच्चा एक साथ आता है। हमारे को 200 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट इन बैच हमारे को चाहिए रहते हैं, हम वो ले लेते हैं। वो उसमें हम ये कभी नहीं देखते कि कौन क्रीम है कौन क्या है, वो हमारे साथ आए, मिले, बैठे, पढ़े अच्छे से, और हम उसे क्रीम बनाते हैं। हम तो बच्चे पे काम करते हैं, तो रिजल्ट तो मतलब हम जनरेट करवाते हैं, उसमें से उसका पोटेंशियल जो है वो उसको निकाल कर दिखाते हैं कि भाई है पोटेंशियल हर बच्चे में होता है। मैं बोलता हूँ कि भगवान तो एक गीली मिट्टी देता है, उसको फिर कैसा स्ट्रक्चर आपको देना है ये आपके ऊपर है। कभी किसी बच्चे की गलती नहीं है, कभी किसी गलत व्यक्ति की कभी गलती नहीं है, उसको सराउंडिंग्स, नर्चर, सब चीज़ें वैसी दी गई इसलिए वो वैसा हो गया। एक अच्छा परवरिश आप दे दो, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर दे दो, बच्चा अच्छा डेवलप हो जाएगा। आपको टाइमली हर बच्चे के साथ मतलब एटलीस्ट 22-23 ईयर्स का जब तक बच्चा नहीं होता है, आपको उससे रेगुलर बातचीत करना ही पड़ेगी। आज मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैं रेगुलरली टाइमली उससे बात करता हूँ। 2 साल बाद उसको इंजीनियरिंग, उसका 2nd ईयर कंप्लीट होकर 3rd ईयर में आ रहा, तो वो चेंजेस आ रहे हैं। अब उसको अपनी फील्ड चुनना है कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को मतलब लैंग्वेज पे कमांड बनाना है, या साइबर सिक्योरिटी में जाना है। तो साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो क्यों जाना है, उसके रीज़न, उसके जवाब दो हमको, कोई और रीज़न तो नहीं है उसमें जाने का। तो वो आपको टाइमली मतलब आपको रेगुलरली पेरेंट्स को, टीचर को अपने बच्चों के साथ समय बिताना ही चाहिए, ताकि उनके माइंड में क्या चल रहा है वो बातों बातों में निकल कर आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो आप उस पर अपना एक विचार, अपना एक दृष्टिकोण रख पाएंगे। बहुत बढ़िया बात आपने बताई, और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, ताकि आप समझ पाए, उनके माइंड को भी समझ पाए और वो आगे क्या कुछ करना चाहते हैं उसको समझ पाए। आपने इंजीनियरिंग की बात की, उसी से एक सवाल ये भी बनता है कि बच्चे जो है खास करके इस फील्ड में आते हैं, मैथ्स लेते हैं, तो उनको जेई क्रैक करना होता है, IIT जेई में जाना होता है, तो इसके लिए क्या स्पेशल अलग से कोचिंग की ज़रूरत है? आप उनको उनके फंडे क्लियर करवा देते हैं, कुछ इस तरह का माहौल, या कुछ अलग से क्लासेस आप अरेंज करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अटेंड कर पाए? हाँ, नहीं, ये IIT और नीट दोनों के लिए अलग से क्लासेस तो करना पड़ेगी, क्योंकि ये टास्क थोड़े से टफ है। मुश्किल तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर थोड़े से मुश्किल रास्ते हैं, तो इन पे चलने के लिए आपको अलग से तैयारी तो करना पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ पैरेलली इनकी तैयारी तो करना पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा आपको। तो हमारे IIT की और नीट की अलग से सेपरेट बैचेस चलती है जी। उसमें हम IIT का अलग से टाइम रखते हैं और बोर्ड क्लास का टाइम अलग से रखते हैं। वो एक ही टाइम में सब कुछ नहीं करते। नीट का टाइम, IIT का, जेई का टाइम अलग, और बोर्ड क्लास का टाइम अलग, और दोनों की फैकल्टी अलग, ताकि दोनों अलग अलग तरीके से काम कर पाए। बोर्ड की फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बोर्ड में बच्चा अच्छे से बोर्ड एग्जाम को क्रैक करे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर उनको नंबर अच्छे अचीव करवाए। तो दोनों जगह पे हम लोग अलग अलग तरीके से फैकल्टी अपॉइंट करके और फिर बच्चों के साथ काम करते हैं।
टेक्निकल एजुकेशन कितना, उसकी इंपॉर्टेंस आप कितनी देखते हैं भारत जैसी कंट्री में, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, कितनी इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एजुकेशन की? सर टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में बहुत जरूरी चीज़ है और हम उसमें काम कर भी रहे हैं। हमको अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जरूरी है, ये तो हमें पता चल चुका है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो इसेंशियल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सभी जगह। तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम हथियार बाहर से खरीदने को जाए, आज जो आर्म्स है, जो हथियार है वो हम हमारे यहाँ बनाने लग गए। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ने ग्रो तो करा है जी, तभी तो हम चंद्रयान तक, चंद्रमा तक जा पाए ना। चंद्रयान आपने सही कहा, टेक्निकल एजुकेशन बहुत जरूरी है, आगे बढ़ ही रहे हैं। जी सर, एक सवाल और है कि बंसल ये तो ग्रुप का एजुकेशन फील्ड में जो योगदान है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बंसल एजुकेशन ग्रुप जो काम कर रहा है वो बहुत शानदार काम कर रहा है और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊं, मिनिमम फीस में काम कर रहा है। आज एजुकेशन जो है वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन बंसल कॉलेज बहुत मिनिमम फीस में अपना काम कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और सब पढ़ें और सब बढ़ें का जो नारा है, ये सबसे शानदार नारा है। सभी पढ़ेंगे तभी सभी बढ़ेंगे। हमको सबको पढ़ाना है और सबको बढ़ाना है, हमको किसी को छोड़ना नहीं है। जो कि मेरा भी है कि मेरी क्लास के अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 ही एक जैसे लेवल के होना चाहिए, सबका माइंड अच्छा, सबको अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। तो बंसल न्यूज़ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें और लो फीस में कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और हम जैसे लोगों को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म दिलवा कर और बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कुछ बातें मेरी रही होगी, जो नया एंगल रहा होगा, एक नए एंगल से, क्योंकि आप अलग अलग शिक्षाविद लोगों को बुला के और ये मौका जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम हमेशा, मैं मेरे पूरी फर्टर्निटी की तरफ से बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें ऐसा चांस और ऐसा मौका देते हैं जिससे हमारी बातें हम लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तो बंसल न्यूज़ बहुत, और बंसल ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुर्गेश भटनागर जी, आप यहाँ आए, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपका इस मार्गदर्शन का लाभ उन तमाम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी मिलेगा और वो समझ पाएंगे कि अपने करियर को किस तरह से बनाना है, ढालना है। और कितना, एक बात और आपने बहुत अच्छी की कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप कभी ना रखें, उनके साथ हमेशा इंटरेक्टिव रहें, कम्युनिकेशन बना के रहें ताकि आप उनको समझ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया भटनागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और बातचीत करने के लिए।